वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग AEDO प्लस 72 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं MCQ के थ्रू, जिसमें MCQ विद एक्सप्लानेशन ठीक है, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया लक्ष्मीकांत के पॉलिटी से। पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लो, जिसमें हम लोगों ने 70 MCQ के आसपास किया है। ये कोई 70 MCQ कर लिया तो उम्मीद है कि इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। जो सवाल अगर बनेगा भी स्टेटमेंट वाइज तो इसी से ही बनेगा, ठीक है। तो एक्सप्लानेशन के साथ इसको 70 MCQ को कर लो, ठीक है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग कंप्लीट हो जाएगा। बार बार 10 जगह पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है तो आधे घंटे में 30 मिनट में कंप्लीट किया गया है माइंड मैप के थ्रू, ठीक है। उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से अगर आप पढ़ सकते हैं। और लेक्चर भी पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, ठीक है। पूरा लक्ष्मीकांत के पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है। वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। MCQ के थ्रू हम लोग जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत को, जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा है भैया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सवाल क्या है, देखो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ेगा सवाल का, ठीक है। तो हर एक डायमेंशन को हम लोग कवर करेंगे जिससे कोई भी सवाल छूटे नहीं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हु फर्स्ट डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। तो 1934 में पहली बार जो है वो कौन डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, MN रॉय। पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत का तो पहला ही पैराग्राफ में ये सवाल आपको मिल जाएगा। कहीं ऐसा अगर सवाल आ गया तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, MN रॉय को मारना है और निकल जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ब्रिटिश प्लान एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो कौन सा प्लान जो एक्सेप्ट किया था। अब देखो यहाँ पे सारा प्लान जो है, देखो कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो पहली बार जो किया उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो पहली बार क्रिप्स मिशन ने जो है वो फॉर्मली एक्सेप्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाया जाए। तो देखते हैं क्या कहानी है। क्रिप्स मिशन इज द राइट आंसर। द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वाज द फर्स्ट टू फॉर्मली एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार एक्सेप्ट किया गया था क्रिप्स मिशन में। माउंटबेटन प्लान नहीं मार के आना है आपको। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हाउ मेनी मेंबर्स वेयर प्रोपोज्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितना मेंबर जो है प्रोपोज किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितना मेंबर होगा। क्या 289 मेंबर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल है लेकिन चीज़ों को देख लेना है, ठीक है। AEDO का 1 डे एग्जाम है तो इस तरीके का सवाल बन सकता है, इसलिए फॉर्मुलेट किया गया है। ध्यान से हर एक सवाल को देखना, ठीक है। 289 नहीं, 389 द राइट आंसर। 299 ये सब तो फिगर है ही नहीं, 389, ठीक है। कंप्लीट पढ़ाया गया है लक्ष्मीकांत पॉलिटी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा हुआ है, ठीक है। MCQ के थ्रू तैयारी करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। 389 मेंबर है, ठीक है। द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोपोज्ड 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो 389 मेंबर्स में कैसे कैसे डिवीजन था वो सब कुछ जो है वो पढ़ाया गया आपको। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। Who was elected as the permanent chairman of the Constituent Assembly। तो जो चीज़ें फैक्चुअल है उसको भी MCQ के थ्रू अगर हम लोग कर लेते हैं तो चीज़ें जो है वो क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो परमानेंट मेंबर कौन है भैया, राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। When was the first meeting of the Constituent Assembly was held। तो भैया ये सा सवाल जो है अदर PCS में और अदर एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन इस तरीके का सवाल जो पूछा हुआ है कि भैया व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। पहला मीटिंग कब हुआ था, क्या 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को नहीं, 9 दिसंबर याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। तो याद रखना है डेट आपको, 9 दिसंबर 1946। आगे चलते हैं। Who presented the objective resolution in the Constituent Assembly। जब लक्ष्मीकांत हम पढ़ोगे तो 1-2 लाइन के बाद ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि भैया जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो किन के द्वारा लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। विच एक्ट मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ सोवरेन बॉडी। तो सोवरेन बॉडी, सोवरेनिटी हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिटी में, ठीक है, कि सोवरेनिटी क्या होती है, ठीक है, बाहर से कोई इंटरफेयर ना करे, ठीक है।
कंप्लीट सोवरेनिटी कब मिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को? आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इनैक्टमेंट जब हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, जब ये लागू हुआ तो उसके बाद जो है कंप्लीट सोवरेन बन गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इससे तो पहले नहीं था। आगे चलते हैं, तो सवाल घुमाकर भी पूछा जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अ सोवरेन बॉडी। तो सोवरेन बॉडी कब बना? जब 1947 वाला एक्ट पास हुआ तब। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सिंपल सवाल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बी एन राव? नहीं, ये तो एडवाइज़र थे। राजेंद्र प्रसाद? नहीं, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। सिंपल सवाल है, आपको पता है, ठीक है। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वेयर मूव्ड ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितना जो है वो अमेंडमेंट्स जो है वो मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग में, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, ठीक है। तो लगभग 2000। ये थोड़ा नया टाइप का सवाल है, देख लो। 2000 के आसपास जो है वो अमेंडमेंट्स मूव किया गया था ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? अब देखो दो चीज़ें हैं, अडॉप्टेड कब है, अडॉप्ट कब किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को नहीं, तो लागू करने की कहानी है। 15 अगस्त 1947 को, ये भी नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जब आप प्रीएम्बल पढ़ोगे तो नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है, अडॉप्टेड, ठीक है, और डेट भी लिखा हुआ 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। आप देखो थोड़ा जो डिफिकल्टी बढ़ रहा है सवाल में, देखते हैं क्या कहानी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें से जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। इट वॉज मूव्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है मूव किया गया था। तो ये तो गलत हुआ क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मूव किया गया था तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था बाई जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया भैया, ठीक है। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बात बिल्कुल सही है, फाउंडेशन तो यही था। आगे चलते हैं। इट वॉज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाई द असेंबली। तो भैया ये भी बिल्कुल बात सही है, सबके द्वारा जो है वो एक्सेप्ट किया गया था ये बात को। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। पहला जो है इनकरेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट है, ये खत्म हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नॉट बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नॉट राजेंद्र प्रसाद, ठीक। इट लेड द फिलोसफिकल फाउंडेशन एंड वाज unanimously adopted। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। मेंबर वेर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। क्या मेंबर जो इलेक्ट किए गए थे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू? तो ये तो भैया नॉर्मल भी स्टूडेंट जो होगा जिसको पता होगा तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू तो मेंबर इलेक्ट नहीं किया गया था। सीट्स वेयर एलोकेटेड टू प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, ये तो सही बात है। सेपरेट इलेक्टोरेट वेयर यूज्ड फॉर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इसमें कहाँ है? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो 1 और 3 तो इनकरेक्ट हो गया। 2 इज द भैया ऑप्शन में है हमारे पास, सिर्फ 2 ही करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो बिल्कुल सही है हम लोग, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या। मेंबर वेर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबलीज, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेयर नॉट यूज्ड, ठीक है। माइनॉरिटीज वेयर रिप्रेजेंटेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिला था, नॉट बाय द सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्या है स्टेटमेंट। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 गेव लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 गेव द लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द असेंबली सीज टू हैव एनी लेजिस्लेटिव पावर
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। नहीं, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? इसलिए क्योंकि जब इनैक्टमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, लागू किया गया था, तो उस वक्त जो है वो उसके बाद ही ये सीज कर लिया गया था किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में बात नहीं है, ठीक है। तो क्या आंसर? ओनली वन इज करेक्ट। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मेड द असेंबली सोवरेन एंड गेव इट लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी इज या आर करेक्ट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। देखो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी सारे डायमेंशन को जो है वो टच किया गया है। अब स्टार्टिंग से देख रहे हो, लास्ट तक देखो, ठीक है। इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा अगर एईडीओ में सवाल आया इससे तो, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947, ठीक है। इट हैड 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर, ये तो बात सही है। इट्स रिकमेंडेशन वेयर बाइंडिंग ऑन द असेंबली, ये गलत बात है सर, ठीक है। क्या गलत बात हो गया कि इट्स रिकमेंडेशन वेयर बाइंडिंग ऑन द असेंबली, असेंबली पे बाइंडिंग था इसका रिकमेंडेशन, बाइंडिंग तो नहीं था, ठीक है। इट रिकमेंडेशन वेयर बाइंडिंग, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या रिकमेंडेशन इसका बाइंडिंग था असेंबली पे, तो ये नहीं है। तो तीसरा तो गलत हो गया, तो तीसरा गलत होते ही ये कहानी खत्म हो गया, 1 और 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं सवाल को। आगे चलते हैं। द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 विद 7 मेंबर्स। इट्स रिकमेंडेशन वेयर नॉट बाइंडिंग, पूरे के पूरे 7 मेंबर को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। दे वेयर डिबेटेड एंड अमेंडेड, ठीक है। बाइंडिंग का कोई कहानी नहीं है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, बिल्कुल भी नहीं। 1950 को कहाँ से? ये नवंबर की कहानी है, ये तो गलत हो गया। रिपब्लिक डे कमेमोरेट्स द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला तो ये गलत है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 नहीं है, ठीक है, 1949 है, ठीक है। रिपब्लिक डे कमेमोरेट्स द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही बात है, ठीक है, कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ था। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 विच इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। B.N. राव वॉज द लीगल एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये बिल्कुल सही बात है। B.N. राव इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। ऐसे तो अभी MCQ में कई बार जो इनका जिक्र होगा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलीग्राफिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। कैलीग्राफिंग हुआ है, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। B.N. राव याद रखना आपको, लीगल एडवाइज़र थे, ठीक है। नंदलाल बोस इलस्ट्रेटेड द पेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फंक्शन एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सही है। इट हैड नो पावर टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स अनरिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत बात है, ठीक है। दो तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठती थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी के जैसा, ठीक है, हम लोगों ने देखा। तो ओनली वन इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सही बात है ये। इट वॉज इंस्पायर्ड सोलली बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900, नहीं, कुछ प्रोविज़न लिए हैं लेकिन अब कम्प्लीटली 1935 वाले से तो नहीं लिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ, कुछ प्रोविज़न हम लोगों ने लिया 1935 वाले एक्ट से, और इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि ओनली वन इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल मेजर कम्युनिटीज़, सही है। द मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, सही बात है ये, तो ओनली वन इज ये बाइकॉटेड द असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। आगे चलते हैं, क्या स्टेटमेंट है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड आफ्टर नियरली 3 years ऑफ डिलिब्रेशन, सही बात है, नियरली यानी कि 2 साल 11 महीना वगैरह जो है सारा, तो लगभग 3 साल तो हो ही गया। द असेंबली हेल्ड ओवर 1000 सेशन, नहीं 11 को तो सेशन हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, पहला वाला सही है, तो ओनली वन इज करेक्ट। देखते हैं 2 ईयर 11 महीना 18 दिन, ठीक है, कई बार ये फिगर पूछा हुआ है दूसरे एग्जाम में, ठीक है। इट हेल्ड 11 सेशंस नॉट 1000। आगे चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, सही बात है। इट वॉज फुल्ली सोवरेन बॉडी फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, देखो इंसेप्शन के साथ ही नहीं, ये तो गलत बात है, आफ्टर ठीक है 1947 का जो एक्ट पास हुआ था उसके बाद, तो पहला सही है दूसरा गलत है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, विद रेफरेंस टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या, इट ऑपरेटेड इन ए पार्टीशंस मैनर डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि भैया कांग्रेस पार्टी डोमिनेट कर रहा था। इट इंक्लूडेड मेंबर्स फ्रॉम द डाइवर्स आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ये बात तो सही है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ड्राफ्ट किया गया था। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द हिंदी वर्जन वाज अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली विद द इंग्लिश वर्जन, क्या साइमल्टेनियसली अडॉप्ट किया गया था, नहीं, इंग्लिश वर्जन को पहले लिखा गया था, बाद में उसको जो है लिखा गया था हिंदी में, ट्रांसलेट किया गया था, तो ये दोनों बात अलग अलग है, ठीक है। इंग्लिश पहले हुआ था और नहीं लिखा गया था, उसके बाद हिंदी, ठीक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में ड्राफ्ट किया गया था। आगे चलते हैं, क्या है कहानी, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन इंग्लिश, द हिंदी वर्जन वाज अडॉप्टेड लेटर, बाद में हिंदी वर्जन जो है वो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन ध्यान रखो कहीं सिंपल सा टॉपिक से भी डिफ़िकल्ट सवाल बना देगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है, प्रिंसली स्टेट से भी मेंबर तो था उसमें। देयर पार्टिसिपेशन वाज इंश्योर्ड थ्रू डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश क्राउन, नहीं, ठीक है, डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश क्राउन, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसली स्टेट्स वेर अलॉटेड सीट, ठीक है, बट देयर पार्टिसिपेशन वाज वॉलंटरी एंड नॉट थ्रू डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश क्राउन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं कहानी क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट्स, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट्स, ये गलत बात है, ठीक है। इट अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, तो बिल्कुल मैं यूएस से लिया गया है, तो ये दोनों गलत ही स्टेटमेंट है, ठीक है, नीदर वन नॉट टू। एक सेकंड के पहला स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट्स, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट्स, तो यूएस बिल ऑफ राइट्स से इन्फ्लुएंस था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है, जुडिशियल रिव्यू यूएस से लिया था हम लोगों ने, ठीक है, बाय द मिस्टेक हो गया। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन एंड डज नॉट हैव जुडिशियल रिव्यू इन द सेम फॉर्म। आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखते हैं क्या सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के द्वारा साइन किया गया था, ये तो स्टेटमेंट सही है। इट वाज हैंड रिटन एंड कैलीग्राफ्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, ये भी सही बात है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे चलते हैं, ऑल मेंबर्स साइन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा कैलीग्राफ्ड द इंटायर डॉक्यूमेंट, ठीक है, बार बार पढ़ोगे नाम आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड बिफोर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड,
तो उसके बाद जो इनेक्ट किया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, ठीक है, बिफोर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड, इट केम इनटू फोर्स ऑन द सेम डे इट वाज अडॉप्टेड। ये तो गलत बात है 100%। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बिफोर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड, तो उससे पहले जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, इनेक्ट कर लिया गया था, मतलब इनेक्टेड बिफोर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही पहले ही हम लोगों ने कर लिया था, जबकि रिपब्लिक डे कब कहानी है 26 जनवरी 1950 की, तो व्हेन इंडिया वाज बिकम रिपब्लिक, तो उससे पहले ही हम लोगों ने इनेक्ट कर लिया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कहानी है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर 100 डेज, ये गलत बात है। द डिबेट्स वेयर रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, ठीक है, तो ओनली बोथ आर करेक्ट, करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। ये एक सेकंड, फिर ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ओवर लिखा हो, ओवर 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स प्लस ही तो गया था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। द डिबेट्स वे रिकॉर्डेड, ये तो सही है ही, तो 100 प्लस ओवर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ओवर लिखा हुआ, जो 100 प्लस ही गया था, 114, 15, 16 के आसपास गया था, ठीक है। ऐसा लगा कि जैसे कि 100 से लेस दिन बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कभी पढ़ते कुछ और है, दिमाग में कुछ और चलता है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन, द असेंबली सेट फॉर द 114 दिन एंड डिबेट्स वेयर मेटिकुलसली रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ कहानी नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आ गए हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सेकुलर स्टेट, बिल्कुल सही बात है, ये सेकुलर स्टेट के बारे में तो बात करता है। द वर्ड सेकुलर वाज इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत बात है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही सेकुलर वर्ड जो है वो जोड़ा गया था, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, ये सही है, तो ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डिसॉल्व आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है डिसॉल्व हो गया था पहला इलेक्शन के बाद? ये गलत स्टेटमेंट, इसलिए गलत स्टेटमेंट हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 को जब लागू होता है, ठीक है, इन फोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद ही वो सीज कर लिया जाता है, तो ये गलत बात हो गया। इट सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो ये सही है। अब दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्या कहानी है, बिल्कुल सही है हम लोग। आगे चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज यूनिकैमरल बॉडी। अब देखो, एक होता है बाई कैमरल, एक होता है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल में एक ही बॉडी होती है, ठीक है, एक ही हाउस होगा। इसमें बाई कैमरल में 2 हाउस होगा, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा, जैसे कि एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा, ठीक है। स्टेट में भी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया लोअर हाउस। इट हैड द पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अ यूनिकैमरल बॉडी, ये तो बात बिल्कुल बात सही है, इसमें तो अपर हाउस सेकंड हाउस की कोई बात ही नहीं थी, तो यूनिकैमरल हो गया, ये तो सही है, ठीक है। इट हैड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट्स इनैक्टमेंट। देखो, ये कॉन्सेप्चुअल हो गया स्टेटमेंट। कैसे? जब इनैक्टमेंट हो गया तो आर्टिकल नंबर 368 उसमें इंक्लूड हो गया, और जब आर्टिकल नंबर 368 उसमें इंक्लूड हो गया तो आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने के लिए, ठीक है। अब पार्लियामेंट जब बनेगी ना, तब जो है उसके पास पावर होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। द असेंबली वाज यूनिकैमरल, ये बात तो सही है। आफ्टर इनैक्टमेंट अमेंडमेंट पावर शिफ्टेड टू द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो है वो किसको पावर शिफ्ट कर दिया गया? पार्लियामेंट को। आगे चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इन अडॉप्टिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। DPSP आयरिश से लिया गया था, तो ये तो बिल्कुल बात सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, सोशलिज्म का वॉज बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं, USSR से लिया गया था। सिंपल सवाल है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, ओनली 1 इज करेक्ट। चलते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वुमेन, तो ये तो बात गलत है। सरोजिनी नायडू थी,
एक शाह नाम की भी थी। एक सरोजिनी नायडू वाज मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। ठीक है, मेंबर थी लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मेंबर थी। ठीक है, तो दोनों गलत है ये, नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आगे चलता है, वीमेन लाइक सरोजिनी नायडू एंड हंसा मेहता, सहानी हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू और हंसा मेहता वेयर पार्ट ऑफ द असेंबली दो नॉट इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनैक्टेड विदाउट एनी एक्सटर्नल लीगल एडवाइजर, ये तो बात गलत है। BN राव कौन थे भैया, तो ये गलत हो गया। BN राव प्लेड ए की रोल इन द लीगल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल बात सही है। तो 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, तो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। BN Rao was the constitutional advisor and played a vital role in the drafting of the legal framework. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये बिल्कुल बात है, गलत बात है। हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया प्रीएम्बल जो इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। ठीक है, और गेटिंग वाई पॉइंट, फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्सिएबल है, ये बात तो सही है। DPSP भी इन्फोर्सिबल नहीं है। इट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स इंश्राइंड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये बिल्कुल बात सही है कि अगर कोई प्रीएम्बल देख लेता है उसको एक आइडिया मिल जाता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहानी है। यही तो है मेन उसका ड्राफ्टिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। तो दूसरा जो है वो सही है, पहला गलत है। आगे चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिंटेड यूजिंग मैकेनिकल टाइप सेटिंग। अब देखो कैसे कन्फ्यूज़ किया जा रहा है आपको, टाइप सेटिंग या एक तो इससे पहले MCQ हम लोगों ने सॉल्व किया, उसमें कैलीग्राफी का मामला था। ठीक है, तो जब कैलीग्राफी किया गया तो टाइप सेटिंग का कहाँ से मामला होगा, बिल्कुल भी नहीं। इट वाज इलस्ट्रेटेड विद द मोटिव्स फ्रॉम इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इट वाज हैंड रिटन एंड कैलीग्राफ्ड, ठीक है, नॉट मैकेनिकली प्रिंटेड। ठीक है, नंदलाल बोस इलस्ट्रेटेड विद कल्चरल मोटिव्स, नंदलाल बोस। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज डिसॉल्व ऑन 26 जनवरी 1950, ये बात तो सही है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इमीडिएटली देयर आफ्टर, तो पार्लियामेंट ठीक है उसके बाद ही बन जाता है, तो दोनों सही है लगभग। आगे चलते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14 सही बात है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी आर्टिकल नंबर 14 सही बात है। दिस प्रिंसिपल आर ड्राइव्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था ये प्रिंसिपल आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी का, तो ये नहीं, ये तो अमेरिकन से लिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 14 बोथ प्रिंसिपल इंस्पायर्ड बाय द US कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इससे पहले, एक सेकंड, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, पहला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दीज प्रिंसिपल आर डेराइव्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो लिया गया भैया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ की कहानी तो अलग है। इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, तो ये इंस्पायर था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जैसा कि मेंशन किया गया है लक्ष्मीकांत में। तो ये स्टेटमेंट गलत मान कर चलेंगे, सिर्फ 1 सही होगा। ठीक है, PDF में करेक्ट कर दिया जाएगा, ये दोनों सही नहीं है। US कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं, तो ध्यान से, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाई कंसेंसस विदाउट एनी वोटिंग। ठीक है, देखो विदाउट एनी वोटिंग गलत बात है, ये सारे मेंबर ने वोट किया है, ठीक है, साइन किया है वहाँ पे। तो इट वाज साइंड बाय ऑल मेंबर्स प्रेजेंट इन द असेंबली, ये सही। दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट है, तो एक ही सही होगा। ठीक है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, ये सही बात है। इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर, रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर लाइक द US कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत बात है। ठीक है, ओनली 1 इज करेक्ट।
आगे चलते हैं। अब 10 क्वेश्चन और बच रहा है, देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड ऑन पार्चमेंट पेपर, ये सही बात है, पार्चमेंट पेपर पे साइन किया गया था। इट वाज प्रिजर्व्ड इन हीलियम फील्ड केसेस एट द नेशनल आर्काइव्स, ये भी सही बात है। इस तरीके का सवाल आए तो दोनों ही सही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड बिफोर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले ही बन गया था इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले बना था? बिल्कुल सही बात है, 1946 में ही बन गया था। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। इट कंटिन्यू टू फंक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस विद अल्टर्ड मेंबरशिप विच ऑफ द स्टैंड विद अल्टर्ड मेंबरशिप, यानी कि इट कंटिन्यू टू फंक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये फंक्शन कर रहा था। तो 1950 में ये साइन हुआ कहानी, तो दोनों सही ही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। देखो, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अडॉप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट वाज बॉर्डर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखो इसमें क्या कहानी है। तो आपको ये बात पता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि प्रीएम्बल की जो कहानी है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है सर, ठीक है। और द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, यूएस से है, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा सही, दूसरा सही है, पहला गलत है। द कॉन्करेंट लिस्ट वाज इंस्पायर्ड बाय द ऑस्ट्रेलिया, द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल वाज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर बाईकैमरलिज्म एट द यूनियन लेवल, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा कहानी तो सही है, ठीक है। द फीचर वाज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बोरो किया गया था ये फीचर बाईकैमरलिज्म का, ये आपको बताना है। तो क्या कहानी है इसकी? द फीचर वाज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये सही है, ये गलत है, सेंस अलग अलग है कहानी। आगे चलते हैं, 45 नंबर देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बाय अ बॉडी दैट हैड नो लीगल सैंक्शन बिफोर इंडिपेंडेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बाय अ बॉडी दैट हैड नो लीगल सैंक्शन बिफोर इंडिपेंडेंस। The legitimacy was derived from the people of India. Which of the statement is correct? The legitimacy was derived from the people of India. तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है सही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द लेजिटिमेसी वाज derived फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बाय ए बॉडी दैट हैड नो लीगल सैंक्शन बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं क्या सवाल है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस वाज ए रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम कॉलोनियल प्रैक्टिसेस। दोनों चीज़ें देखो, पहला क्या है कहानी, पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फ्रॉम द बिगिनिंग, ये बात तो सही है, बिगिनिंग से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात हो रही है। दिस वाज ए रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम कॉलोनियल प्रैक्टिस, ठीक है। दिस वाज ए रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम कॉलोनियल प्रैक्टिस, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड विदाउट एनी फॉर्मल लीगल प्रेसिडेंट, इट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन हिस्ट्री, ये बात तो सही है, ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन स्पिरिट ऑफ compromise and consensus. It was imposed by the majority party without debate. मेजोरिटी पार्टी के द्वारा ही जो है ये इम्पोज कर दिया गया था बिना डिबेट के। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन अ स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट देखो, विदाउट डिबेट, ये तो गलत हो गया, ठीक है। पहला तो सही है, ये गलत हो गया। विदाउट डिबेट का क्या मतलब है इसका? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बिफोर इट कम इनटू फोर्स, ठीक है।
फोर्स में आने से पहले अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बिफोर इट कम इनटू फोर्स। द फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज पास्ड इन 1951। ठीक है, तो इसका दूसरा जो है वो सही है, पहला गलत हो गया। आपको पता है क्यों गलत हुआ भैया? अभी इनैक्टमेंट से पहले का क्या मतलब हुआ? इनैक्टमेंट के बाद जो होगा अमेंडमेंट होगा। द फर्स्ट अमेंडमेंट अकर्ड 1951 आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। नो अमेंडमेंट वेयर मेड बिफोर इन्फोर्समेंट। ठीक है, अमेंडेबिलिटी वाले में सारा कहानी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली विदाउट एनी डिसेंट। इट रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। बात तो सही, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, विदाउट एनी डिसेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा सही है। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर इसका। दूसरा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहानी है। While broadly accepted, there were dissenting voices. The Constitution does reflect the aspiration of इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये था 50 MCQ। ठीक है, 4 AEDO प्लस 72 BPSC। इसी तरीके से आप सिर्फ बने रहिए, धीरे धीरे हम लोग लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लेंगे 10 दिन के आसपास, 10-11 दिन में। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, साइंस कंप्लीट कर लेंगे, बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, टाइम है हमारे पास, जनवरी के आसपास एग्जाम होने का जो है उम्मीद है। तो आराम से ऐसे ही करते चले जाएंगे, धीरे धीरे प्रिपरेशन होते चला जाएगा। जीएस के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सिस्टम आईएएस के इनिशिएटिव को जो है वो सपोर्ट कीजिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके पास अगर टाइम है तो वीडियो को आप शेयर करें। एमसीक्यू के थ्रू जो देखो, थ्योरेटिकल पार्ट तो हम लोगों ने माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट कर लिया। अब उसका प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू के थ्रू जो है लाएँ ये सेशन। ठीक है, जिसमें एईडीओ का भी टाइप का जो सवाल है, और उसके बाद 72 बीपीएससी के लिए भी ये जो है सवाल इसमें रखा गया है। तो दोनों का एग्ज़ाम जो बीपीएससी ही लेगी, तो अभी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एईडीओ में कैसा सवाल आएगा, इसलिए दोनों तरीके से आपको प्रिपरेशन करके चलना पड़ेगा। 1 डे एग्ज़ाम है तो ज़रूर, लेकिन उसमें टफ सवाल भी रहेगा। ठीक है, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, देखते हैं कितना एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।